क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बॉन्डिंग के बारे में। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन बॉन्डिंग वी डिस्कस व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो दो स्पीसीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो स्पीसीज को होल्ड करके रखती है। देन आफ्टर वी डिस्कस व्हाई अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, दैट इज कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जो केमिकल बॉन्ड है वो क्यों बनता है, उसमें हमने दो रीजन देखे थे। पहला रीजन था टू मिनिमाइज द एनर्जी। हर एक एटम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। और दूसरा रीजन था द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इन वैलेंस सेल। यदि किसी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाए। एंड वी नो नोबल गैसेस आर एक्सट्रीमली स्टेबल। क्लियर। इसके बाद बेटा हमने लुईस ऑक्टेट रूल डिस्कस किया। व्हाट इज लुईस ऑक्टेट? लुईस भी यही बताते हैं कि हर एक एटम जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसका मेन मोटो क्या होता है कि उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए अलग अलग कोशिश करता है। तो कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट पूरा करते हैं और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। दैट इज द लुईस ऑक्टेट रूल। Atoms undergo bond formation in order to complete the octet in valence set. Getting my point? Next, second हमने देखा कि ऑक्टेट पूरा होने से उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाएगा और वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। क्लियर। फिर हमने डिस्कस किया कि इसके लिए वो या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज करेगा या सेव करेगा। दैट्स इट। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो डिपेंडिंग ऑन द मेथड हाउ इट कंप्लीट्स द ऑक्टेट, किस तरह से वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वहां से हम बॉन्ड के टाइप डिसाइड करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा और यदि इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। गॉट। इसके बाद हमने कुछ लिमिटेशंस डिस्कस की। क्लियर। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट। लिमिटेशन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन हम पढ़ रहे थे। तो पहला लिमिटेशन हमने देखा कि काफी मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट उनका इनकम्प्लीट है, फिर भी वो स्टेबल हैं और एग्जिस्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट ड्रॉबैक और लिमिटेशन वी डिस्कस, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए थे, दैट इज BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, BF3 और AlCl3। ये तीनों एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें देखें तो बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसके कारण बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। BF3 हमने देखा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। और आपको याद होगा कि जो एक बॉन्ड होता है बेटा, इट इज करेस्पॉन्डिंग टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पे BF3 में बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी भी इसका ऑक्टेट अधूरा है, लेस देन 8। ये भी लेस देन 8। इसमें भी देखो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, दिस इज AlCl3। इसमें भी एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने हाइपोवेलेंट कहा था, जिनके वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। गॉट इट। अब देखिए दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा लिमिटेशन, दैट इज ऑक्टेट एक्सपेंशन। ऑक्टेट एक्सपेंशन। इस ऑक्टेट एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? काफी मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने का मतलब इनके वैलेंस सेल में 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। क्लियर। तो राइट डाउन इन सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स में
सेंट्रल एटम जो बीच वाला एटम होता है बेटा, सेंट्रल एटम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पूरे चैप्टर में लिखेंगे CA। इन सब मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम contains more than 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनके एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज PCl5। तो बताओ फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ फॉस्फोरस? 5 बॉन्ड बना रहा है Cl से। जब 8 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 5 Cl से 5 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर हम आगे सीखेंगे। अभी भी ड्रॉ करना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा ये एक नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे हम सीखेंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिस फॉस्फोरस हैव? सोचो, 8 बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 बॉन्ड के कारण कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो दिस फॉस्फोरस हैव 10 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम मैनर, इसी तरह से एक मॉलिक्यूल होता है SF6। इसमें ये जो सल्फर है 6 फ्लोरीन से 6 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। So if it is making 6 bond, so it is having 12 electron with sulfur। यदि ये 6 बॉन्ड बनाएगा तो 6 बॉन्ड की वजह से सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम मैनर देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल दैट इज IF7। ये जो IF7 है इसमें आयोडीन क्लोरीन के साथ 7 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इट इज मेकिंग 7 सिंगल बॉन्ड विद द फ्लोरीन। क्लियर? यदि 7 बॉन्ड बना रहा है तो 7 बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। दिस इज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन। So in each case you can see they are having more than 8 electron in the valence shell। सारे केसेस में देखो, in some molecules central atom contains more than 8 electron। 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसका मतलब लुईस थ्योरी तो फेल हो गई। लुईस के अकॉर्डिंग जिनके पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बस वही स्टेबल होंगे। बट दे आर हैविंग मोर देन 8 बट स्टिल दे आर स्टेबल, स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। इसका मतलब ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो देखो बेटा ये जो तीनों केस हैं कौन कौन से? PCl5, SF6 और IF7, तीनों को हम हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑल ऑफ these three are known as hypervalent molecule। Now what is meaning of hypervalent? hypervalent का मतलब जिसके वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या था? contains less than 8 इलेक्ट्रॉन। और हाइपर का मतलब है ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा टॉपिक था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये तीसरा टॉपिक था। तो काफी मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन के काउंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो ऑड नंबर्स में होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, NO2। इफ वी टॉक अबाउट NO2, इस NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर। तो ये बेटा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो वो स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा सभी को, नो नीड टू वरी। बट ये बात है कि जितने स्ट्रक्चर हम पढ़ते जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर आप याद करते रहो। क्लियर? जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया हमने कुछ इस तरह से। क्लियर? SF6 का स्ट्रक्चर लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। देखें SF6 कुछ इस तरह से होता है। 4 लाइन बनाओ एक प्लेन के अंदर, जैसे बीच में बैठ गए रूम के बीच में और चारों कॉर्नर पे एक एक लाइन बना दी। क्लियर? तो हमने पहले 4 लाइन बनाई, एक चारों रूम के कॉर्नर से, एक लाइन ऊपर की तरफ, एक लाइन नीचे की तरफ। क्लियर? यहाँ पे फ्लोरीन लगा दी, एज सिंपल एज दैट। दैट्स इट, ये बन गया SF6 का स्ट्रक्चर, लाइक दैट। क्लियर? अब आते हैं
थर्ड वाले पे, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो तीसरा ड्रॉबैक क्या हो गया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं दैट इज इन ऑड नंबर, तो इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मीन्स इवन वैल्यू। 8 क्या होती है, इवन वैल्यू। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड का मतलब ऑड वैल्यू, तो हाउ इट कैन बी 8। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे याद रखना बेटा, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरह से। ये 2 डॉट दिख रहे हैं सभी को, दीज आर नोन एज लॉन पेयर। इनको क्या कहते हैं, लॉन पेयर, दैट इज LONE, लॉन पेयर। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो भी नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड नहीं बनाते, वो लॉन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। जैसे ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 वैलेंस। 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे दी। आउट ऑफ 6 इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 बॉन्ड बना लिया। अब देखो 4 बॉन्ड इसके बचे, 6 में से 2 बॉन्ड गए, हाउ मेनी लेफ्ट, 4। 4 का मतलब कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर, लाइक दैट, दिस इज द 2 पेयर, ओके, लाइक दैट। तो जो भी अनरिएक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर। क्लियर। अब ये एक्सेप्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेला है, इसका जोड़ीदार नहीं, दैट मीन्स दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ पेयर, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऑड है। क्लियर। इसको लिखें, राइट डाउन। तीसरा पॉइंट लिखें, इन सम मॉलिक्यूल्स, odd number of electrons are present. In some molecules, odd number of electrons are present. Odd number of electrons are present. Hence, these molecules are known as odd electron molecules. Hence, these molecules are known as odd electron molecules. कॉमा करके लिखो, write down comma. These odd electron molecules do not satisfy the octet rule. These odd electron molecules do not satisfy the octet rule. क्लियर। तो ये बात समझ में आई कि जहां जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और यदि सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ये एक लिमिटेशन हो जाएगा। तो आपको 2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल याद रखने बेटा। क्लियर। एक तो होता है NO2 और एक होता है NO। This is NO and NO2. These are odd electron molecules. Take a screenshot. चलिए, लिखा सभी ने। तो एनी डाउट अप टू दिस, यहाँ तक कोई डाउट? तो 3 केस हमने देखिए जहाँ पे ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा बट फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल। एक केस था जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, हमने उसको हाइपोवेलेंट बोला। एक केस था जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, वी कॉल दैट एज हाइपरवेलेंट। और तीसरा केस था जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उसको हमने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहा, एंड दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग द ऑक्टेट। थर्ड ड्रॉबैक, तीसरा लिमिटेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन। अब देखो
नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस ऑलरेडी हैव 8 इलेक्ट्रॉन। यदि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनको कंपाउंड बनाने की क्या जरूरत, इजंट इट? बट स्टिल ये देखा गया है कि नोबल गैस भी कंपाउंड बनाती है। दैट मीन्स ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, इजंट इट? तो राइट डाउन, noble gas noble gas contains 8 electron in valence cell and it is extremely stable but but still noble gas forms compound, noble gases forms compound। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी इनकी नीयत साफ नहीं है। ये पहले से स्टेबल हैं तो भी इनकी नीयत खराब है। स्टेबल होते हुए भी ये बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल जब क्लास 12 में आएंगे तो हम इन कंपाउंड की डिटेल में स्टडी करेंगे। नोबल गैस कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाती है। जीनोन, कौन कौन सी नोबल गैसेस होती है बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर? तो नोबल गैसेस में ऑक्टेट कंप्लीट है हीलियम को छोड़ के। ये हमने डिस्कस किया था, हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुएट कंप्लीट करता है। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सभी के वैलेंस शेल में, बार वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। डन? अब देखो नोबल गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड हुआ। क्लियर? तो कौन कौन सी ऐसी नोबल गैसेस जो कंपाउंड बनाती हैं? हालांकि सब नहीं बनाएगी, ऐसी बात नहीं है कि सारी नोबल गैसेस कंपाउंड बनाएगी। कुछ एक्सेप्शनल गैसेस हैं जैसे बेटा जिनॉन और क्रिप्टॉन। ये 2 ऐसी गैसेस हैं नोबल गैसेस जो कंपाउंड बनाती हैं नॉर्मली। जैसे कंपाउंड की बात करें, जिनॉन डाइफ्लोराइड, दिस इज कंपाउंड ऑफ जिनॉन, दिस इज जिनॉन डाइफ्लोराइड। इसी तरह से जिनॉन टेट्राफ्लोराइड भी बनता है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड भी बनता है, ArF2, FCO3, FCO2F2, etc. Large number of compound are formed by xenon. xenon के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये कंपाउंड बना रहा। दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्शन। नेक्स्ट वन, फिफ्थ लिमिटेशन क्या थी कि ये जो थ्योरी है इससे हमें मॉलिक्यूल का ना तो शेप पता चलता है ना ज्योमेट्री पता चलती कि मॉलिक्यूल जो है। आगे चल के बेटा इस चैप्टर में जब हम आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि किस मॉलिक्यूल का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? कुछ मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मॉलिक्यूल लीनियर होंगे इस तरह से, कुछ मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होंगे इस तरह से ट्राइंगल बनाते हुए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हमें कुछ भी आइडिया नहीं मिलता। तो दिस थ्योरी do not account this theory do not account the shape of molecule, इस थ्योरी में हमें किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता नहीं चल रहा। लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ लिमिटेशन क्या थी? ये जो थ्योरी है ये स्टेबिलिटी के बारे में भी न्यूट्रल है। ये स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाती कि मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होगी या फिर लो होगी। क्लियर? दिस इज फेल्ड टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी failed to explain relative stability of molecule, जैसे आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाए, जैसे H2O और HCl, लाइक दैट। तो इन दोनों की एनर्जी पे ये थ्योरी कमेंट नहीं कर सकती, ना ही ये थ्योरी बता सकती है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो this theory failed to explain the relative stability of molecule. Got it? तो ये इनके 6 मेजर लिमिटेशन थे बेटा। कौन कौन से? सबसे पहला, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन मिले।
दूसरा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले। तीसरा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स मिले। फोर्थ क्या था, नोबल गैस स्टेबल होते हुए भी कंपाउंड बनाए। फिफ्थ ड्रॉबैक, फिफ्थ ये बताते हैं कि इस थ्योरी से हमें मॉलिक्यूल्स के शेप का कोई भी आइडिया नहीं मिलता। इट डज नॉट अकाउंट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और लास्ट वन, इससे हम स्टेबिलिटी पे भी कमेंट नहीं कर सकते। तो देयर आर मल्टीपल ड्रॉबैक। इसीलिए इस थ्योरी में, इस चैप्टर में बेटा कम से कम आपको 4 से 5 थ्योरीज पढ़नी है। तो जैसे ही कोई थ्योरी आती है उसकी कमी निकल जाएगी, उसके ड्रॉबैक्स निकल जाएंगे, तो फिर आने वाला साइंटिस्ट उन कमियों को दूर करेगा। फिर वो साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देगा, तो फिर आने वाले साइंटिस्ट कुछ नई जो है नई थ्योरी डिस्कवर करके उनके ड्रॉबैक बता देंगे। इस तरह से सिक्वेंशियली थ्योरीज डेवलप हुई। जैसे आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में हमने सीखा। पीरियोडिक टेबल में क्या था, सबसे पहले डॉबरेनर आए, उन्होंने रेंडमली 3-3 का सेट बना दिया। इसके बाद थोड़ा बहुत न्यूलैंड ने बताया, फिर मेंडेलीव आए, और मेंडेलीव के बाद में मोसले आए। इसी तरह से बॉन्डिंग जो है बेटा ये सिक्वेंशियली डेवलप हुई। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड। द वन टाइप इज इंटर एटॉमिक। पहला वो बॉन्ड है जो एटम्स के बीच में बनता है, और दूसरा टाइप है इंटर मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। गॉट इट? द फर्स्ट टाइप इज द बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम्स। इसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक। we will call this bond as interatomic। और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल आप खुद से बता देंगे कि कौन सा इंटर एटॉमिक है और किन सा इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे वाटर के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने ये वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया, सबको पता होगा वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, इजंट इट? वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एक एक बॉन्ड। याद रखना बेटा, यदि एक लाइन है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, दो लाइन साथ में हो जाएगी इसका मतलब डबल बॉन्ड है, और यदि 3 लाइन इस तरह से साथ में बनेगी तो इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। नाउ ये एक सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बहुत ही आसान है, ठीक है? क्या आप बता सकते हो आउट ऑफ कोवलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज इंटर एटॉमिक एंड विच इज इंटरमॉलिक्यूलर, कौन सा एटम्स के बीच में बना है और कौन सा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बना है? देखिए इन दिस स्ट्रक्चर एनीवन? सर जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड, और जो इंटर वेरी गुड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों एटम थे, और एटम के बीच में जो बनेगा वो इंटर एटॉमिक होगा। इंटर का मतलब बीच में, और एटम्स मतलब एटम के बीच, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। तो देखो ये पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल था H2, और ये एक पूरा वाटर का मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है वो है H बॉन्ड। इसका मतलब H बॉन्ड जो हुआ वो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। गॉट इट? अब मेंशन करें कितने तरह के इंटर एटॉमिक होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी सुना है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद जो मेटल मेटल के बीच में बनता है उसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो कितने इंटर एटॉमिक बॉन्ड हो गए? 4 टाइप, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर में दो तरह की फोर्सेस होती है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो अभी हमने देखा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरी फोर्सेस होती है बेटा वांडरवॉल बॉन्ड, दिस इज वांडरवॉल बॉन्ड। ये इंटरमोलिकुलर है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और जो इंटरमोलिकुलर होता है वो काफी वीक होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो हम हमारे फैमिली मेंबर के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बॉन्ड विथ आवर सिबलिंग, ब्रदर, सिस्टर, एंड बॉन्ड विथ आवर पेरेंट्स। और एक बॉन्ड हम फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं, मतलब एक पड़ोसी के साथ। ठीक है, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग? जो घर में बना, इंटर एटॉमिक, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बना वो स्ट्रॉन्ग, दैट इज बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड सन, इजंट इट? और जो बॉन्ड फैमिली मेंबर से नहीं बन के किसी नेबरिंग फ्रेंड सर्किल में बना, दैट इज द काइंड ऑफ वीक बॉन्ड। क्लियर? कभी भी पंगा हो गया तो किसकी मदद करेंगे? भाई बहन की या दोस्त? फर्स्ट फैमिली मेंबर एंड देन सेकंड। क्लियर? तो इसी तरह से जो बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर ही बना है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बना है वो जनरली वीक होगा। क्लियर? तो इसको मेंशन करें, इंटर एटॉमिक जो होते हैं बेटा ये जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इंटर मॉलिकुलर जो होते हैं वो जनरली वीक बॉन्ड होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दिस इज वीक बॉन्ड। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड हैं। फर्स्ट इज आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। वैसे तो इनकी स्ट्रेंथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल आयनिक बॉन्ड जो होता है बेटा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इंटर एटॉमिक में भी बात करें तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट की स्ट्रेंथ जो है वो लगभग बराबर है, और इसके बाद होता है मेटेलिक बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। अब जैसे हमारे फैमिली मेंबर पे भी देखें तो जैसे किसी के 4 ब्रदर या 4 हैविंग 4 चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट, तो क्या आपस में चारों के बीच में बॉन्ड बराबर होगा? नॉट लाइक दैट। कोई की किसी भाई से ज्यादा बनेगी, हाँ सब में प्रेम तो है, बट स्टिल किसी की किसी से ज्यादा बनती है, कोई किसी से कम बोलता है, लाइक दैट। तो यहाँ पे भी देखें तो सबकी बॉन्ड एनर्जी जो है, सबकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बराबर नहीं है। सबसे अच्छा बॉन्ड और सबसे मजबूत बॉन्ड जो है वो है आयनिक बॉन्ड, लाइक दैट। वो एड सुना होगा सभी ने, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? उसके बाद क्या वो कहता है वो, क्योंकि ये बांगड़ सीमेंट से जो बनी है। इसी तरह से सर ये बॉन्ड टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि ये बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट की लगभग लगभग बराबर होगी, और मेटेलिक जो है इनमें सबसे वीक होगा। क्लियर? अब काफी बार बेटा ये ऑर्डर ऐसे भी आता है, आयनिक तो सबसे ज्यादा है, नो डाउट, मेटेलिक सबसे कम है, नो डाउट। काफी बार कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट से स्ट्रॉन्ग बता देते हैं, लाइक दैट। तो कहीं कहीं से आपको ये ऑर्डर पे मिले तो नो नीड टू वरी, लाइक दैट, दोनों से ही। क्लियर? सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आयनिक, सबसे वीक होगा मेटेलिक, ये तो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कभी कभार इक्वल स्ट्रेंथ के दे दिए जाते हैं, कभी बोल देते हैं कि कोऑर्डिनेट जो है वो कोवेलेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो दोनों ऑर्डर सही। टेक ए स्क्रीनशॉट। So is there any doubt up to this? Anyone?
No, sir. Okay. तो नोट करें, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज आयनिक। लिखा सभी ने? चलिए नेक्स्ट टाइप। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है इंटर एटॉमिक, जो एटम के बीच में बनता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्ग होता है। फर्दर इसके चार टाइप होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। और इंटर मॉलिक्यूलर के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वॉन्डरपॉल बॉन्ड। चलिए अब वन बाय वन हम सारे एटम्स को डिस्कस करेंगे। So if we talk about first type of bond, उससे पहले एक छोटा सा नोट लिखें, राइट डाउन ए नोट। क्या है नोट? कि जो आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट है, पता होना चाहिए, काफी हेल्प मिलती है इनसे। आयनिक बॉन्ड जो है वो दो डिसिमिलर एटम के बीच में बनता है। मतलब एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, जो अपने पे पॉजिटिव चार्ज लेता, और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए, वो खुद पे नेगेटिव चार्ज लेता। क्लियर? सो आयनिक बॉन्ड जो है वो जनरली एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड जो है वो जनरली एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, टेक एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl का एग्जांपल लो, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड। तो देखो Na जो है, सोडियम क्या है? मेटल। और Cl, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। और अभी डिस्कस किया नॉन मेटल और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इफ वी टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, जनरली ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसमें दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल। इट इज जनरली फाउंड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में बात करें तो यहाँ पे देखो बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले हमने सीखा आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना। थर्ड देखें, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो जनरली मेटल एटम्स के बीच में बनता है। दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम लाइक दैट। तो ये तीन बातें याद रखनी है, इससे बॉन्डिंग का ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। आयनिक बॉन्ड यदि डी सिमिलर के बीच में बनेगा तो दो अपोजिट आयन बनेंगे, उन आयन के बीच में जो फोर्स होगी वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से कोवेलेंट जो होगा वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, और मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मेटल के बीच में बनेगा। अब देखो वन बाय वन करके हम सारे बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will start with one of the most important bond and most strongest bond, that is ionic bond। तो हेडिंग डालें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोनों एक ही, आयनिक बॉन्ड बोले या फिर we can call it as electrovalent bond, both are same, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट। क्लियर? अब ये बॉन्ड बनता कब? कैन एनीवन टेल मी? कल हमने डिस्कस किया था कि किस केस में आयनिक बनता है।
और किस केस में कोवलेंट। तो आपके पास दो ऑप्शन, वन इज कंप्लीट ट्रांसफर एंड द सेकंड वन इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैन यू टेल मी किस केस में आयनिक बनेगी? Sir, complete transfer. वेरी गुड, जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, काफी आंसर आ रहा है। तो बी रेस्पॉन्सिव, जो भी है आप आंसर करिए, गलत और सही वो बात की बात। आंसर द क्वेश्चन, गेटिंग माय पॉइंट। नो नीड टू वरी, नो नीड टू फील शाई। जितना आता है उतना बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे आपके आंसर जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं या गलत आ रहे हैं। दैट देन आफ्टर आई विल क्लियर दैट। क्योंकि ऑफलाइन होती है तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम हो जाता है कि समझ में आ रहा है कि यहाँ से जा रहा है। क्लियर? अब ऑनलाइन में वी हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन सो दैट आपकी आत्मा जो है कभी जाग जाए। चलिए देखो, बिल्कुल सही है, आयनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। अब कंप्लीट ट्रांसफर किस किस के बीच में होगा? जाहिर सी बात है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर किस किस के बीच में होगा? मेटल से नॉन मेटल के। मेटल देगा नॉन मेटल। गॉट इट? तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखें। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय a bond formed by complete transfer of one or more electron, one or more electron। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक या एक से ज्यादा। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ one or more electron from metal to metal का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, from metal to non-metal atom, from metal to non-metal मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट्स इट, वेरी सिंपल। हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा, हमने इसको डिफाइन किया है। तो देखो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तब आयनिक बॉन्ड बनेगा, तब आयंस बनेंगे। क्लियर है? तो इट इज, नेक्स्ट लाइन लिखें, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जितने इंटर एटॉमिक बॉन्ड पड़े उन सभी में ये सबसे बलवान है, सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है? अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। वैसे हमने पहले भी इसका एग्जांपल देखा है। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ KCl। यहाँ पे देखो बेटा K प्लस और Cl माइनस है, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। क्लियर? अब ये बनेगा कैसे? आयंस कैसे बनेंगे? जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दो ऑपोजिट चार्ज बनेंगे और याद होगा कि जब दो ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी ऑपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट पोटेशियम, देखो पोटेशियम की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, 2 8 एंड दिस इज 8 and 1, लाइक पोटेशियम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाहर आएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगेन और बाहर आएंगे तो अगेन 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इफ वी टॉक अबाउट फ्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 17, its atomic number is 70, it contains the electron like 2 8 and 7। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि what are these are the distribution of electrons
in different cells, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. So can you tell me how many valence electron of potassium? पोटेशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी बताएंगे. वैलेंस शेल का मतलब 1 electron. वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन? क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 electron. 7 इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल सही है. सबसे बाहर वाले में था. अब देखो 3 ऑप्शन है, या तो शेयरिंग होगी या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक लेगा और दूसरा देगा. ठीक. देखो शेयरिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शेयरिंग कब होती है बेटा, जब नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं. क्लियर. अब दो ऑपोजिट नेचर के एटम हैं, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा. क्लियर. अब देखो ट्रांसफर जनरली मेटल करता है, जो डोनेशन मेटल करता है, और जो गेन है दैट इज गेन बाय नॉन मेटल एटम. गेन कौन करता है? नॉन. ठीक है. अब देखो इसके पास क्या है, ये बार वाला यदि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, वैलेंस शेल बनाओ इसका एक, और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से. यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो बाहर वाला सेल खाली हो जाएगा, और जैसे ही खाली हुआ इसका वैलेंस सेल थर्ड बन जाएगा. अभी इसके पास कितने सेल है बेटा? 4 सेल. यदि एक सेल को खाली कर दें तो इसका बाहर वाला सेल कौन सा बन जाएगा? थर्ड सेल. और तीसरे में ऑलरेडी 8. इसका मतलब ओवरऑल हमें एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है. इसी तरह से इसमें देखो क्लोरीन के केस में थर्ड सेल में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 7 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही ऑक्टेट कंप्लीट. तो ये पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलता है. ठीक है. तो बनेगा क्या, जब पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो खुद से K+ चार्ज ले लेगा. +1 इसलिए आया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी, 2 इलेक्ट्रॉन देता तो +2 आता, और 3 इलेक्ट्रॉन देता तो +. लाइक दैट. इसी तरह से देखो क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इससे -1 चार्ज आता है. लाइक दैट. नेक्स्ट. अब देखो अब इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2 8 8. बाहर वाला सेल खाली हो गया, अब इसके वैलेंस सेल बन गया थर्ड सेल, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसी तरह से क्लोरीन को देखो, इसने जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके 7 से बढ़ के एक इलेक्ट्रॉन 8 हो गया. तो बेटा आप बता सकते हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया? नोबल गैस के जैसा, इजंट इट? और नोबल गैस किसकी तरह? आर्गन की तरह, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है. एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का होता है. और यदि ये नोबल गैस बन गया तो ये क्या बन गए, दोनों आयन क्या हो गए? स्टेबल. दोनों स्टेबल हो गए, और दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम आयनिक बॉन्ड बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन K+ एंड Cl1. लाइक दैट. इसको नोट करो, फिर कुछ और एग्जांपल और बेसिक फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल बेसिक लेक्चर है बेटा, पूरा चैप्टर बेसिक है. तो जो चीजें डिलीवर की जा रही है वो समझ में आनी चाहिए, एक भी लाइन में डाउट नहीं होना चाहिए. जो भी नोट्स आप बनाओ उसको समझ के दो. चलिए आगे बढ़े. एक और एग्जांपल, CaF2 का फॉर्मेट. लेट अस डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ CaF2. ये भी एक आयनिक कंपाउंड है. इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के बाद आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवलेंट. देन CaF2 कैल्शियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 2 8 8 और 2. सबसे अंदर वाले में 2, सबसे अंदर वाले में 2, फिर 8, फिर 8, और बाहर वाले में 2 लेते. क्लोरीन का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दिस इज 2 7 2 7. लाइक दैट. गॉट इट? नाउ कैन यू टेल मी कैल्शियम जो है वो क्या करेगा?
गेन करेगा या डोनेट करेगा या शेयर करेगा? यदि गेन करेगा तो कितनी करेगा और डोनेट करेगा तो कितनी? सर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बिल्कुल सही है। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी पिक्चर को देखते, इजंट इट? जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दे तो इसका ये सेल खाली हो जाएगा, फोर्थ सेल, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? 288 ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको? क्या सिर्फ एक ही फ्लोरीन को दोनों दे देगा? ये एक एक बांटेगा, एक एक इजंट इट? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली, इट विल डोनेट ईच इलेक्ट्रॉन टू ईच फ्लोरीन। क्लियर? अब जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दिया, तो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो बन गया F माइनस, गॉट इट? F माइनस। इसका देखो बेटा, 2 और 7 पहले था, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये बन गया 2Na, लाइक दैट। ठीक है, बताओ कितने फ्लोराइड आयन बनेंगे? हाउ मेनी फ्लोराइड आयन? एक ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो देयर आर 2 फ्लोराइड प्लस प्लस इसके साथ क्या बता सकते हो कैल्शियम के कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? क्या यहाँ पे Ca प्लस होगा, +2 होगा या प्लस? सर Ca+2। वेरी गुड, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस आएगा। क्लियर? Ca+2 बनता है, Ca प्लस। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। देखो इसके भी वैलेंस शेल में 8, इसके भी वैलेंस शेल में। ओके, तो देखो एक तो कैल्शियम का आयन बना, दूसरा फ्लोराइड आयन बना, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो है बेटा आयनिक बॉन्ड। ये बन गया आयनिक बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे Ca+2 और F माइनस? नॉट लाइक दैट। अब इसका कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड कैसे बनेगा? वैलेंसी को एक्सचेंज करके, चार्ज को एक्सचेंज करके। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि कुछ इस तरह से, यदि आपका ये आयन टाइम है और ये एनाइन, वेरी सिंपल, ए पे एक्स प्लस चार्ज है और बी पे वाई माइनस चार्ज है, तो कैसे कंपाउंड बनता है? क्रॉस वैलेंसी करना, इसका चार्ज इसको दे दो, इसका चार्ज, कंपाउंड क्या बना? ए पे वाई आ गया और बी पे एक्स आ गया, ए वाई बी एक्स। तो बताओ यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा? ये का चार्ज फ्लोरीन को दे दो और फ्लोरीन का चार्ज कैल्शियम। देखो Ca पे +2 है, F पे -1, exactly CaF2 is the formula of compound formed by calcium and magnesium. Clear? तो देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट राइट डाउन, छोटा सा फैक्टर है, इट इज इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसी के अंदर है, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंस? सिंपल से डेफिनेशन, इलेक्ट्रोवैलेंसी is the number of electrons donated by metal atom or gained by non। क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी? कि मेटल एटम कितने डोनेट कर रहा है और नॉन मेटल कितने गेन कर रहा है। ओके, तो राइट डाउन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय मेटल एटम, number of electron donated by metal atom or gained by non-metal atom, non-metal कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड में, बॉन्ड को बनाने के लिए, या फिर नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड में बात करें तो ये के अंदर, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम? एनी डेफिनेशन पढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय मेटल, वेरी गुड, 2 इज करेक्ट। कैल्शियम कितने दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी
अब काफी बार इलेक्ट्रोवैलेंसी का आंसर चार्ज की फॉर्म में आता है, तो चार्ज की फॉर्म में लिखना है, क्या चार्ज है? Okay. Next one. What is the electrovalency? What is the electrovalency of fluorine compound? Fluorine के टर्म में electrovalency क्या है? Number of electron gained by non-metal. Fluorine कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 8. No, it's not minus. अब बेटा माइनस क्यों नहीं होता? सोचिए जरा, फिर से डेफिनेशन सेटिस्फाई करो. It is donated by metal atom and gained by non-metal atom. That means you are defining it for one atom. Exactly, -1 or 1 is correct answer. Clear? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसफर तो हो रहे हैं, बट 8 फ्लोरीन को कितना मिल रहा है? ओनली 1. So that is 1. और चार्ज की टर्म में बताएं तो -1. Got it? जैसे इसी तरह से कैन यू टेल मी, ये आप खुद से करेंगे, AlFC सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ किसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं. देखिए एल्यूमिनियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 283, ठीक है. और जो तीनों फ्लोरीन है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, 2,7, 2,7. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हु विल टेल? सर 3. एग्जैक्टली Sir, 3 three. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले में दिखते हैं, ठीक है. अब फ्लोरीन के पास कितने हैं? 4, ठीक है. तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? डोनेट करेगा या गेन करेगा? सर डोनेट. ये एल्यूमिनियम डोनेट करेगा. तो ये जो कंपाउंड बनेगा, लेट्स सपोज आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कंपाउंड फॉर्म, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन? सोचो. एल्यूमिनियम सर इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है? सर 3. सर +3. एग्जैक्टली एल्यूमिनियम की होगी 3 और फ्लोरीन की होगी -1, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है अपने तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन को दे देगा. लाइक दैट, तीनों इलेक्ट्रॉन दान कर दिए. तो जैसे ही तीनों गए, एल्यूमिनियम क्या बन गया बेटा? +3. Al पे क्या चार्ज आ जाएगा? +3. तीनों इलेक्ट्रॉन लीव कर दिए. अब तीनों फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो F-, ये भी F-, ये भी F-. तो कितने F- बने? 3 F-. लाइक दैट. तो मेटल की टर्म में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड. 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, और चार्ज में आंसर करना है तो +3. इसी तरह से फ्लोराइड जो है नॉन मेटल है. नॉन मेटल के टर्म में क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी? गेन बाय नॉन मेटल. एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हर एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है. क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ, एनी डाउट? यहाँ पे कोई डाउट? अगम, सुवेनी, आदित्य एंड अहद? नो सर. किसी भी बच्चे को? आदित्य एंड वन मोर. गुड मोर स्टूडेंट इज हियर. हाँ, जगप्रीत बेटा. किसी को डाउट आज के लिए? क्लियर है सभी को? बहुत ही सिंपल लेक्चर था. तो नोट्स आई होप आप सभी बना रहे होंगे साथ साथ इस चैप्टर के. तो बेटा नोट्स जो है आप डेली बेसिस पे इनको रिवाइज करो. जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छे से याद रहेगा और क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएंगे. यदि फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो जस्ट टेक अ पिक ऑफ दैट एंड फॉरवर्ड मी ऑन व्हाट्सएप. क्लियर? तो सबको मॉड्यूल मिल गए? एवरीवन ऑफ यू गॉट द मॉड्यूल? Yes. Yes, sir. नो. नो सर. ओके No, आदित्य, sir. कितने मिले आदित्य एंड जगप्रीत? आपको फर्स्ट मॉड्यूल मिला सभी को? No, sir. ओके. नो सर. आप ओके आप मॉड्यूल यहाँ से कलेक्ट कीजिए और मॉड्यूल को सॉल्व करना स्टार्ट करो. क्लियर? इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है. जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट से कमांड मिलेगी.
to collect the module from center. और एक बार आप नेम से टाइम ले लीजिएगा कि कब मॉड्यूल कलेक्ट करना है, इज इट अवेलेबल और नो. You got the module? आपको मिला? ओके, नॉट ऑडिबल. चलिए, नो इश्यू. आपको भी नहीं मिला, चलिए ठीक है, नो इश्यू. बेटा आप मॉड्यूल जो है वो कलेक्ट कर लो. मॉड्यूल करने से पहले ऑब्वियसली थ्योरी आपको करनी है, तो चैप्टर 1 to 3 इनको करके फिर आप मॉड्यूल जो है ट्राई करो. क्लियर? थैंक यू. हैव अ नाइस